रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार। लेकिन सोचिए, अगर राखी के धागे में आशीर्वाद नहीं बल्कि मौत की साजिश बंधी हो तो? अगर किसी बहन का प्यार नहीं बल्कि उसके मन में छुपी अधूरी तांत्रिक शक्तियां भाई के रूह को निगलने की तैयारी कर रही हो? इस बार का रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल है, काले जादू, मौत और उस रहस्य का जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी शैतानी एफएम को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दे ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। आज की ये दास्तान आपके दिल की धड़कनें तेज करने वाली है। उत्तर भारत का एक घना हरियाली से लिपटा हुआ गांव था जिसका नाम था नारायणपुर। गांव में मुश्किल से 200-300 घर होंगे, लेकिन हर घर की अपनी एक कहानी, अपनी महक। चारों ओर फैले खेतों में हवा के साथ लहराती फसलें और सरसराहट, कहीं दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज़ और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की मध्यम गूंज। यही इस गांव की पहचान थी। चारों ओर फैली हरियाली के बीच कहीं कहीं पुराने बरगद और पीपल के पेड़ खड़े थे, जिसके नीचे टूटी फूटी पत्थरों की चबूतरे, जिस पर गांव के बुजुर्ग शाम को बैठकर अपने बीते जमाने की बातें किया करते थे। गांव के किनारे एक पुरानी, लगभग उजड़ी हुई हवेली थी जिसके बारे में बच्चे तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनते और सुनाते थे। गांव के पास ही एक छोटा तालाब था जिसमें दिन में औरतें कपड़े धोती और बच्चे नहाते, लेकिन रात के समय वहां सन्नाटा छा जाता। ऐसे ही शांत, सुकून भरे लेकिन रहस्यों से भरे इस गांव में एक परिवार रहता था जिनकी जिंदगी देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन इस बार रक्षाबंधन उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हरिशंकर, उम्र 55 वर्ष, एक मेहनती किसान जिनका जीवन खेत खलियानों और भक्ति भावनाओं में ही बीतता था। सादा स्वभाव, ईमानदार दिल और भगवान में अटूट आस्था रखने वाले हरिशंकर गांव में सबके लिए आदर के पात्र थे। उनकी पत्नी कमला देवी, उम्र 45 वर्ष, पूजा पाठ में रची बसी, ममता से भरी, जो अपने तीनों बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। परिवार का सबसे बड़ा बेटा विक्रम, 26 साल का, शांत और समझदार युवक था, पढ़ाई में होशियार और शहर में नौकरी करने वाला। लेकिन चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, रक्षाबंधन पर हर साल गांव लौटकर अपनी बहन के राखी बांधने के सपने को कभी अधूरा नहीं छोड़ता था। दूसरा बेटा आरव, 18 साल का, गांव में ही रहकर पिता का खेती बाड़ी में हाथ बटाता था। उसकी हंसमुख प्रकृति, मिलनसार स्वभाव और नटखटपन ने उसे पूरे गांव का चहेता बना दिया था। पायल, 20 साल की होशियार और संस्कारी बेटी, वह न सिर्फ अपने भाइयों की लाडली थी बल्कि उनके लिए अपनी जान भी निछावर करने को तैयार रहती थी। पायल की हंसी से घर का हर कोना गूंज उठता था और उसकी मौजूदगी से ही परिवार पूर्ण लगता था। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले की सुबह नारायणपुर गांव, धूप खेतों पर पड़ रही थी। कहीं कहीं से भैंसों की घंटियों की आवाज़ आ रही थी, घरों से पकवानों की खुशबू उठ रही थी और हर आंगन में जैसे एक त्यौहार धड़क रहा था। कमला देवी तुलसी के चौरे में घुटने के बल बैठकर दिया जला रही थी। उसकी लौ हल्की हल्की कांप रही थी। इस बार तो विक्रम भी लंबी छुट्टी लेकर आ रहा है बेटा, रोज उसके पसंद का पकवान बनाऊंगी, कमला देवी ने पूजा की थाली रखते हुए कहा। पायल वहीं बगल में बैठी फूलों की माला बना रही थी। उसके बालों में गजरा लगा था, चेहरे पर भाई के आने की चमक। हाँ माँ, और इस बार मैं दोनों भाइयों को वो चांदी वाली राखी बांधूंगी जो दादी माँ की अलमारी में मिली थी। वो हंसी और आंखों में भाई के लिए एक बचपन की मासूमियत उतर आई है। तभी आंगन के सामने वाले रास्ते से चंपा गुजरती है। चंपा पड़ोस में रहने वाली लड़की थी जिसकी उम्र 20 साल की, एकदम चुपचाप। माँ बाप कुछ सालों पहले गुजर गए, गाँव में अकेले रहती, सब उसे थोड़ा अजीब मानते हैं। पायल की बचपन की सहेली है, लेकिन अब उससे दूरी बना ली है। उसकी चाल धीमी, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथों में एक पुरानी टोकरी जिसमें कुछ सूखी जड़ी बूटियां रखी थी, बाल बिखरे
चेहरा फीका पड़ा हुआ था और आंखों में कोई गहराई, मानो किसी भयानक याद की परछाई हो। आरव वहीं पास में कुएं से पानी भर रहा था। उसने चंपा को देखा, फिर एक क्षण चुप रहा, फिर बाल्टी रखकर पायल के पास आ बैठा। आरव धीरे से बोलता है, तूने चंपा को देखा अभी? पायल, हाँ, रोज की तरह बिना कुछ बोले निकल गई। दोनों कुछ पलों के लिए चुप हो गए। आरव, याद है जब हम छोटे थे, वो भी हमें राखी बांधने आती थी। मुझे आज भी याद है। पायल, हाँ, तीनों को राखियां एक साथ बांधती थी और चंपा तो मिठाई खुद बना कर लाती थी। उसे बेसन के लड्डू बनाना बहुत अच्छा आता था। आरव, लेकिन तेरे को क्यों राखी बांधती थी? पायल, मेरे को भी अपना भाई बोलती थी, इसलिए तू नहीं समझेगा, बस हम बेस्ट फ्रेंड थी। आरव धीमी सांसें लेकर, लेकिन जब से उसके माँ बाप गए, जैसे कुछ बदल गया उसके अंदर। पायल आंखें झुकाकर, बिल्कुल, ना वो किसी से बात करती है, ना किसी के घर आती जाती है। तेरे जन्मदिन पर भी नहीं आई थी, जबकि पहले हर त्योहार पे वो सबसे पहले घर आती थी। आरव, गांव वाले तो कहते हैं वो जंगल के पास वाले वीरान घर में जाती है। किसी ने एक बार देखा भी था उसे, उसको काली चौपाल में। पायल, कौन जाने भाई, लेकिन मुझे तो अब उसकी आंखों से डर लगने लगा है, बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। एक हल्की हवा चली, पायल की माला में रखे फूल जमीन पर गिर गए। आरव ने झुककर फूल उठाया और मुस्कुराया। डर मत पगली, वो हमारी पुरानी दोस्त है, शायद अकेलेपन ने उसे वैसा बना दिया। हम उसे बुलाएंगे राखी पर। पायल ने गर्दन झुका दी। ठीक है, पर इस बार कुछ अजीब लग रहा है आरव, जैसे सब कुछ बाहर से तो अच्छा है, पर अंदर से कुछ खामोश हो रहा है। ठीक उसी वक्त दूर से एक कौवा काँव काँव करता उड़ गया, जैसे किसी ने अनजाने डर को पंख दे दिया हो। शाम के करीब 6:30 बजे सूरज ढलने वाला था। गांव के पश्चिमी छोर पे वो पुराना बस स्टैंड था, जहां से दिन में 2 ही बसें आती थी। गांव का रास्ता बस स्टैंड से होकर जंगल की ओर मुड़ता था और उसी रास्ते में एक वीरान टूटी फूटी हवेली जैसी कोठी थी, जिसे गांव के लोग काली चौपाल कहते थे। आरव विक्रम को लेने जा रहा था। कमला देवी ने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे बेटा, जरा जल्दी निकल, अंधेरा हो रहा है। आरव बाइक निकालता है। हाँ माँ, 7 बजे से पहले हम आ जाएंगे, पायल पीछे से आवाज लगाती है। आरव, रुक रुक, विक्रम भैया के लिए हलवा ले जाना, कह देना मैंने खुद बनाया है। आरव, अरे वो तो खुद घर आ रहे हैं, घर में खिला देना। पायल, नहीं, बस तू ले जा चुपचाप। आरव मुस्कुराता है और बाइक पर रख लेता है डिब्बा। ठीक है छोटी सैफ, बता दूंगा। बाइक स्टार्ट होती है। इंजन की आवाज़ और हवा की सर्दी दोनों साथ चलने लगती है। जैसे ही बाइक गांव के बाहर निकलती है, रास्ता सुनसान होता जाता है। पेड़ झुकने लगते हैं और फिर आता है वो मोड़, काली चौपाल का। आरव का मन अचानक भारी हो गया। उसने बाइक थोड़ी धीमी कर दी। मन ही मन वो सोचने लगा, यही तो है वो घर जहाँ वही औरत रहती है। 15 साल पहले की बात है। उस औरत का नाम मंगली था। जवान, मेहनती और सीधी सादी। उसका पति गांव के बाहर खेतों में काम करता था, लेकिन एक रात लौटते हुए उसकी लाश मिली। गले में फांसी का फंदा और चेहरा सूजा हुआ था। गांव वालों ने कहा मंगली का पति खुद मर गया होगा, शायद कर्ज के बोझ से। लेकिन मंगली नहीं टूटी। वह हर दिन खेतों में जाती, अकेली मजदूरी करती, पानी खींचती, खुद अपना पेट पालती। पर मर्दों की निगाहें उसकी मजबूरियों पर गड़ने लगी। कुछ लोग रात में उसके घर के बाहर मंडराते थे, कुछ शराब पीकर उसकी दीवारों पर अश्लील बातें लिख जाते। फिर कुछ दिन बाद गांव में धान के खेतों के बीच चीखों की आवाज़ आई। लोग भागे और देखे मंगली जलती हुई दौड़ रही थी। उसकी चूड़ियाँ पिघल रही थी, उसके पैर जलते हुए धूल में निशान छोड़ रहे थे और वो बार बार चिल्ला रही थी, मुझे मत जलाओ, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया।
कुछ कहते हैं गांव के ही कुछ लड़कों ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। कुछ कहते हैं मंगली ने खुद आग लगाई क्योंकि उसकी इज्जत तार तार हो चुकी थी। लेकिन तब से कोई सच सामने नहीं आया। सिर्फ ये सच सामने रहा, उस दिन के बाद से उस घर के पास कोई नहीं रहता। आसपास के सारे घर वीरान हो गए। कई लोगों ने रात को एक जलती हुई परछाई को उस चौपाल के भीतर चलते देखा। कुछ कहते हैं जो भी उस रास्ते से सूरज डूबने के बाद गुजरे उसे सपने में जलते पैर दिखाई देते हैं। ये सारी कहानी सोचते सोचते आरव बस स्टैंड पहुंच चुका था। विक्रम बस से उतरता है, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। ओए आरव, बड़ा आदमी बन गया है तू तो, बाइक लेकर आया है। आरव हंसता है लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। चल भैया जल्दी निकलते हैं, अंधेरा हो रहा है। दोनों बाइक पर बैठते हैं और वापस निकल पड़ते हैं। अब घना अंधेरा, हल्की ठंडी हवा और सामने फिर वही काली चौपाल। जैसे ही बाइक उस जगह से गुजरती है एक झटका लगता है, बाइक का संतुलन बिगड़ता है। विक्रम, क्या हुआ रे? आरव देखते हुए, भैया लगता है टायर पंचर हो गया है। दोनों उतरते हैं। चारों तरफ घना सन्नाटा, झाड़ियों से झिंगुरों की आवाज़ और हवा में घुला जलते तेल जैसी अजीब गंध। तभी पास की झाड़ियों से कुछ हिलता है। विक्रम धीरे से, कोई जानवर है क्या? आरव मोबाइल की टॉर्च जलाता है। टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर पड़ती है। कुछ नहीं दिखता लेकिन टायर की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। विक्रम, यार अब क्या करे, पैदल चलना पड़ेगा। आरव थोड़ा घबराया हुआ, हाँ लेकिन इस रास्ते में चलना मुझे ठीक नहीं लगता भैया। दोनों भाई आगे बढ़ते हैं पैदल अंधेरे में। उनके पीछे कहीं दूर किसी के जलते पैर जैसे निशान धीरे धीरे जमीन पर बनते जा रहे थे। घना अंधेरा, चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और रात की हवा की सरसराहट। दोनों भाई विक्रम और आरव उस वीरान रास्ते से पैदल लौट रहे हैं। बाइक पंचर हो चुकी है और दूर काली चौपाल की टूटी खिड़की से कोई झांकता सा महसूस हो रहा है। तेज कदमों में डर छिपा है। विक्रम थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, आरव जल्दी कर, कुछ तो अजीब है यहाँ। आरव की सांसें हल्की तेज, आंखें पीछे की ओर बार बार मुड़ती है। पेड़ों के बीच जैसे कोई परछाई सा चल रहा हो। तभी एक आवाज़ आती है, बहुत धीमी, जैसे हवा में कोई नाम फुसफुसा रहा हो। आरव बोलता है, तूने सुना भाई, किसी ने मेरा नाम लिया। विक्रम कांपती आवाज़ में, चल भाग यहाँ से, जल्दी कर। दोनों तेज तेज चलने लगते हैं जैसे किसी अदृश्य डर ने उन्हें जकड़ लिया हो। और घुंघरू की आवाज़ आने लगती है जो धीरे धीरे तेज हो रही थी, मानो कोई पीछा करते हुए बहुत नज़दीक आता जा रहा हो। फिर कुछ दूरी पर वही आवाज़ दोबारा आती है, इस बार जोर से, आरव रुक जा। दोनों भाई एकदम ठिठक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं होता। एक बैलगाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे आती दिखती है। उस पर बैठा है उनका बूढ़ा पड़ोसी रघुनंदन काका, जिसने लुंगी पहन रखी है, सिर पर गमछा और हाथ में लालटेन। रघुनंदन हंसते हुए, अरे ओ बेटा आरव, कितना भाग रहे हो, इतना डर गए क्या? मैं हूँ, तुम्हारी बाइक को क्या हुआ बेटा? आरव और विक्रम ने राहत की सांस ली, जैसे किसी गले में फंसी जान वापस आई हो। आरव, काका टायर पंचर हो गया है और फ़ोन की लाइट भी लो हो रही है, सोचा पैदल ही चले। रघुनंदन, रात के इस समय इस रास्ते से कोई नहीं आता बेटा, अच्छा हुआ मैं आ गया, डाल दो बाइक को गाड़ी में। विक्रम और आरव बाइक को बैलगाड़ी में लादते हैं और तीनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही आंगन में टंकी पीली बल्ब की रोशनी से सबके चेहरे चमक उठते हैं। कमला देवी दरवाजे से ही पुकारती है, विक्रम बेटा आ गया तू। पायल भागती हुई बाहर आती है और गले लग जाती है, चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक। पायल,
भैया कैसी रही यात्रा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? विक्रम, बस तुम्हारा छोटा भाई रास्ते में डर गया था। आरव मुस्कुराकर, अरे मैं नहीं डर गया था, वो रास्ता ही ऐसा है। फिर दोनों भाई वो किस्सा सुनाते हैं। बाइक पंचर, सुनसान रास्ता और पीछे आती आवाज़। सबके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा। फिर कमला देवी हंसती हुई बोलती है, तुम लोगों को तो डराने वाली मंगली की आत्मा थी। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन पायल चुपचाप देखते रहती है, कुछ सोचती हुई। पायल मुस्कुराकर, तो भैया हलवा कैसे लगा? मैंने खुद बनाया था आपके लिए, याद है ना? आरव थोड़ा झेपते हुए सिर खुजलाता है। अरे वो मैं देना ही भूल गया, रास्ते में रात हो रही थी, जल्दी में थे हम लोग। विक्रम, अब तुझसे एक डब्बा भी नहीं संभलता। चल कोई बात नहीं, अभी खाते हैं। विक्रम डिब्बा खोलता है। डिब्बा खुलते हुए पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैलती है, जैसे सड़े हुए घी की। पायल हैरानी से, ये क्या बदबू है? कमला देवी, लाओ दिखाओ ज़रा। सबका चेहरा जो ही डब्बों की ओर झुकता है वो ठिठक जाते हैं। हलवे की ऊपरी परत पर दर्जनों छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सड़ा दिया हो। कुछ कीड़े जिंदा थे, कुछ मरे हुए। हलवे में से काले और भूरे रंग के हलचल होती दिख रही थी। विक्रम एकदम पीछे हटता है। भाई ये क्या है? पायल सकपकाकर, मैंने तो शाम को ही ताज़ा बनाया था, ये कैसे हो गया? आरव डिब्बे को उठाता है और सूंघता है, फिर चौंक कर फेंक देता है। ये हलवा जैसे किसी ने बदल दिया हो। ये वैसा नहीं है जैसे तूने दिया था। कमला देवी धीरे से कहती है, ऐसा लगता है किसी ने इसे छुआ है, शायद रास्ते में ही कुछ हुआ हो। पायल की आंखें डर से फैल जाती है। भैया वो डिब्बा तुम लेकर काली चौपाल के पास रुके थे ना? हरिशंकर बोलते हैं। अच्छा चलो, थक गए होगे, हाथ मुंह धो लो, खाना खाओ, छोड़ो ये सब। सब खाना खाते हैं, खाना खा के हंसी मजाक करके सो जाते हैं। अगली सुबह घर में एक अलग ही हलचल थी। कमला देवी सुबह 5 बजे से उठ चुकी थी, गेहूं पीस रही थी, तुलसी में दीप जला चुकी थी और पूजा की थाली में हल्दी कुमकुम सजा रही थी। आंगन में रंगोली बन रही थी, रसोई में केसर की खुशबू फैल चुकी थी। पायल अपने कमरे में दर्पण के सामने बैठी थी। उसने हल्का पीला लहंगा पहना था, कानों में झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। हाथों से राखी की थाली सजाई जा रही थी, 2 चांदी की राखी। आरव और विक्रम दोनों अभी बिस्तर से उठे थे, नींद से भरे लेकिन चेहरे पर मुस्कान। आरव मुस्कुराते हुए, कितनी प्यारी दिख रही है आज हमारी बहन। विक्रम, अरे तू देख अपनी आंखों के नीचे हल्की हल्की लाइनें आ गई है, अब तो तू बुढ़ा हो गया है। तीनों भाई बहन हंसते हैं और तैयार होने चले जाते हैं। पायल, चलो अब राखी बंधवाने बैठो। सबसे पहले तुम दोनों को राखी, फिर मुंह मीठा। वो पहले विक्रम की कलाई पर राखी बांधती है, एक परंपरा जैसी। फिर आरव की राखी। कमला देवी आशीर्वाद देती है, भगवान तुम तीनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, इस बार सब कुछ अच्छा हो। पायल अपना गिफ्ट मांगती है। दोनों भाई अपनी बहन को चढ़ाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। दिन भर गांव के आसपास के रिश्तेदार आते हैं, ताई जी, मामा जी, मौसी, सब। हंसी ठिठोली, बच्चों की शरारतें और पायल के हलवे की तारीफ होती है। घर फिर से एक भरा पूरा खुशहाल हिंदुस्तानी परिवार जैसे लगता है। शाम के लगभग 6 बजे थे, सूरज ढलने लगता है और मेहमान धीरे धीरे विदा ले रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल ने दरवाज़ा खोला और सामने चंपा खड़ी थी, सफ़ेद सूती सलवार कुर्ते में, बाल खुले हुए, हाथ में सजी हुई राखी की थाली और चेहरे पर एक अद्भुत मासूम मुस्कान। चंपा, मैं भैया को राखी बांधने आई हूँ, अगर आप लोग मना ना करें तो। कमला देवी कुछ पल चुप रही। आरव और विक्रम भी थोड़े सन्न हो गए थे। चंपा ने पिछले 3 सालों से किसी से बात नहीं की थी, न त्योहार मनाया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। कोई दर्द नहीं, बस मासूमियत। पायल आगे बढ़ी और हाथ पकड़ लिया। आजा चंपा, भाई तेरे भी तो है ना? आरव धीरे से मुस्कुराया और बोला, बेसन के लड्डू लाई हो ना? चंपा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ। चंपा ने बहुत प्यार से राखी बांधी और एक छोटा सा मोती का माथे पर तिलक लगाया।
चंपा, भैया तुम दोनों हमेशा खुश रहो। विक्रम भी मुस्कुराया। आज हमारी फिर से दो दो बहनें हो गई। कुछ देर सब बैठते हैं, पुराने दिनों की बातें होती है। ताई जी कहती है, कितने साल बाद चंपा को ऐसे देखा है, लगता है पुराने दिन वापस आ गए। कमला देवी अपनी माँ पे गई है, जितनी सहनशील उतनी ही प्यारी। कुछ देर बाद चंपा थाली समेटती है और चुपचाप वापस अपने घर की ओर चले जाती है। पायल खिड़की से देखती है। आज वो बहुत अलग सी लगी, जैसे सच में खुश हो। रात को सब हंसी ठिठोली के बाद एक ही कमरे में सो गए, जैसे हर साल रक्षाबंधन पर होता था। दीवार पर लटकी छोटी सी घड़ी में रात के 2:13 हो रहे थे। सभी सो रहे थे, लेकिन विक्रम की आंखें धीरे धीरे खुलती है। कमरे में अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था, जैसे बिजली होते हुए भी रोशनी मर चुकी थी। विक्रम आंखें मसलता है और खुद को कमरे में नहीं, एक सूखे खेत में खड़ा पाता है। चारों ओर राख उड़ रही है, जलने की गंध है और बहुत दूर से किसी के रोने की आवाज आती है। भैया भैया बचाओ, भैया बचाओ मुझे। आवाज पायल की लगती है। विक्रम भागता है, लेकिन जमीन कीचड़ जैसे हो जाता है, पैर धंसते जाते हैं। तभी सामने दिखती है एक औरत, पूरी जली हुई, चेहरा पिघला हुआ, बाल राख से भीगे। वो धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ती है। मेरे साथ भी राखी बनाओगे? मेरे साथ भी राखी बनाओगे? विक्रम चीखता है, नहीं 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 नहीं, और उसकी चीख से उसकी नींद टूट जाती है। वो बिस्तर पर बैठा पसीने से तर है। आरव और पायल गहरी नींद में है। विक्रम दिल थामे हुए सोचता है, ये सपना था या कोई इशारा। फिर वो भी सो जाता है। सुबह की पहली किरणें जैसे ही खिड़की से कमरे में पड़ी, घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। रसोई में पायल चाय और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। माँ, जो हमेशा विक्रम को सबसे पहले उठाती थी, कमरे में पहुंची। हरिशंकर खेत चले गए थे। आरव सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर टहलने चला गया था। पायल भी तैयारी कर रही थी, लेकिन विक्रम अब तक नहीं उठा था। माँ ने धीरे से उसका नाम लिया, विक्रम विक्रम, बेटा उठ जा, नाश्ता कर ले, देख सब उठ गए हैं। विक्रम का कोई जवाब नहीं आया। माँ ने पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। वह पसीना पसीना था, वो जैसे बुखार में तप रहा हो। विक्रम की माँ घबरा गई। हाय हाय राम, इसे क्या हो गया? उन्होंने जल्दी से चादर हटाई और वो जो देखा, माँ की चीख निकल पड़ी। विक्रम के पूरे शरीर पर, खासकर गर्दन, पीठ और बाजुओं पर गहरे नाखून के निशान थे, मानो किसी जानवर ने नोचा हो या किसी इंसान ने बेहद गुस्से से पंजे मारे हो। माँ कांपती आवाज में पायल को पुकारती है, पायल पायल, जल्दी आ, विक्रम को क्या हो गया है? पायल दौड़ती हुई कमरे में आती है और भाई को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। विक्रम की आंखें आधी खुली हुई है, होठ सूखे हुए और गला जैसे रुक रुक कर सांस ले रहा था। उसके होठों पर फुसफुसाहट सी थी, पर कोई शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। पायल माँ को तुरंत कहती है, माँ, आरव को बुलाओ जल्दी। जब आरव लौटता है तो वो दंग रह जाता है विक्रम की हालत देखकर। वो न सिर्फ बुखार में तप रहा होता है, बल्कि बार बार कुछ बड़बड़ा भी रहा था। वो आग, वो जल रही है, उसकी आंखें जल रही है, मुझे माफ कर दो। आरव सोच में पड़ जाता है। तभी एक और अजीब सी बात होती है। कमरे की दीवार पर रखी घड़ी, जो वर्षों से ठीक चल रही थी, अचानक ठहर जाती है। उसके पेंडुलम की टिक टिक एकदम बंद हो जाती है। माँ कहती है, ये क्या अपशकुन है? पायल गौर करती है। कमरे में हल्की सी सड़ी हुई गंध है, मानो कहीं कुछ जल रहा हो या किसी जानवर की लाश हो। वो खिड़की की ओर जाती है। बाहर कोई नहीं था। पायल सोच में पड़ जाती है, ये सब कैसे हुआ? कल सब तो ठीक था। तभी उसे चंपा की मुस्कान याद आती है। कल शाम जब उसने राखी बांधी थी विक्रम भैया को, कुछ अलग था उसकी मुस्कान में। वो नजरें झुकाकर बोल रही थी, पर उसकी आंखों में कोई और कहानी चल रही थी। पायल मन ही मन बुदबुदाती है, चंपा, क्या उसी से ये सब जुड़ा हुआ है?
वो कमरे से बाहर जाती है और चंपा द्वारा लाई गई मिठाई का डिब्बा उठाकर देखती है। अब उसमें चींटियां लगी हुई है, लेकिन वो साधारण चींटियां नहीं है, काली, लंबी, अजीब तरह से रेंगती हुई चींटियां। पायल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अब पूरा यकीन होने लगता है यह सब कोई सामान्य बीमारी नहीं है। विक्रम पर किसी ने कुछ किया है, कोई टोटका या कोई श्राप, और ये सब रक्षाबंधन की रात के बाद से शुरू हुआ है। घर में जैसे डर की एक चुप्पी छा गई थी। विक्रम की हालत अब और भी बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर तप रहा था, नाखूनों के गहरे निशान जैसे हर पल और गहरे हो रहे थे। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें अंदर धंसने लगी थी, और सबसे खौफनाक बात, अब वो जागते हुए भी कुछ डरावनी बातें बड़बड़ाने लगा था, जैसे कोई और उसकी जुबान में बोल रहा हो। कमला देवी घबराते हुए पायल से कहती है, पायल, अपने पापा को फ़ोन कर तुरंत, विक्रम की हालत बहुत बिगड़ रही है। पायल जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है, पर सिग्नल गायब था। माँ, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। आरव अपना मोबाइल उठाता है और उसमें भी नेटवर्क नहीं है। फिर घर के दूसरे मोबाइल देखते हैं, सभी फ़ोन नो सर्विस दिखा रहे थे। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आता है, बिना किसी पंखे या खिड़की के खुले होने के बावजूद। पायल कांपती हुई बोलती है, घर में किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं है माँ, कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत है। आरव बिना देर किए कहता है, मैं खुद जाकर पापा को लेकर आता हूँ। वो बाइक उठाकर गांव के दूसरे छोर की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पापा किसी काम से गए थे। घर में माँ और पायल विक्रम को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रम अब आंखें घुमा रहा था। उसकी गर्दन बार बार झटके से एक ओर झुक जाती है, जैसे वो अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका हो। और फिर वो जोर से चीखता है, मुझे मत छुओ, मैं जल रहा हूँ, उसे मत बुलाओ, वो आ रही है। आग, आग, राख, राख। पायल चीखती है, माँ, भैया को क्या हो गया है? वो जमीन पर लेट जाता है और अपने ऊपर खुद मिट्टी का तेल डालना शुरू कर देता है, जो घर के कोने में पूजा के पास रखा हुआ था। वो बड़बड़ाता रहता है, मुझे जलना है, मुझे उसकी तरह जलना है, वो देख रही है मुझे बुला रही है। उसके हाथ में अगरबत्ती जलाने की माचिस होती है और वो उसे खींचकर जला ही रहा होता है। तभी बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। उसके पापा, आरव और उसके साथ पड़ोस के एक चाचा जी आते हैं, जिनके बारे में गांव में कहा जाता था कि उन्हें पुरानी तांत्रिक विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान है। चाचा जी कमरे में घुसते ही जोर से बोलते हैं, जो कोई भी है जिसने इस लड़के को घेरा हो वो भाग जा, और मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनके हाथ में एक नीम की टहनी और कुछ भभूत होती है। वो विक्रम पर छिड़कते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। विक्रम जोर से चिल्लाता है, एक भयानक, अजीब, अधूरी महिला की आवाज में, तुम उसे नहीं बचा सकते, वो मेरा है। पापा और आरव उसे पकड़कर दूर करते हैं। चाचा जी झट से एक काले धागे से गांठ डालकर विक्रम की कलाई पर बांधते हैं और भभूति से उसका माथा छूते हैं। कुछ पल बाद विक्रम अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। हरिशंकर घबराए हुए पूछते हैं, ये क्या था? चाचा जी धीमे स्वर में कहते हैं, किसी ने इस लड़के को गेवाड़ तांत्रिक विद्या से बांधा है। यह मजाक नहीं है, इसे मृत आत्मा की छाया में डाला गया है। पायल धीमे से पूछती है, क्या यह सब चंपा से जुड़ा हो सकता है? चाचा जी रुककर उसकी ओर देखते हैं। अगर उसने भद्राकाल में राखी बांधी है तो हाँ, बहुत कुछ उससे जुड़ा हो सकता है, बहुत कुछ। कमरे में सन्नाटा था। विक्रम अब बेहोश पड़ा था, पर उसकी सांसें चल रही थी। कमला देवी रो रही थी, पायल कांप रही थी और आरव चुपचाप बैठा था, जैसे उसका मन अब डर की जगह जिज्ञासा और गुस्से से भर गया हो। तभी चाचा जी, जिनका असली नाम रामलाल मिश्रा था, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं। उन्होंने माथे का पसीना पोंछा और गले पर पड़े तुलसी की माला को ठीक किया। उनकी आवाज़ भारी और गंभीर हो गई। गेवाड़ तांत्रिक विद्या, तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा।
रामलाल की रहस्यमयी बात अब चालू होती है। किसी ने इस लड़के को गिवाड़ तांत्रिक विद्या से बांधा है। उन्होंने कहना शुरू किया, ये कोई आम जादू नहीं, ये विद्या अब मिलती नहीं है, सिखाई नहीं जाती, बस छुप छुपा कर की जाती है, विरासत में मिलती है और अक्सर काले मकसद से ही इस्तेमाल की जाती है। आरव ने पूछा, गिवाड़ क्या होता है चाचा जी? रामलाल गंभीर स्वर में बोलते हैं, बहुत समय पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक इलाका हुआ करता था, गिवाड़। ऊंचे पत्थरों, गहरी घाटियों और काले जंगल से घिरा हुआ। वहाँ ना तो बिजली पहुंचती थी न सड़कें, और वहाँ के लोग बहुत अलग थे। वो लोग आधुनिक दुनिया से कटे हुए थे। कहते हैं वहाँ हर घर में कोई ना कोई तांत्रिक विद्या का जानकार होता था। ये कोई नींबू मिर्ची वाले टोटके नहीं थे, बलि, मृतात्मा और परछाइयों से जुड़ी विद्या। पायल घबरा जाती है। मतलब वहाँ सब काला जादू करते थे? रामलाल बोले, नहीं, वो काला और सफ़ेद जादू दोनों करते थे, पर एक विद्या थी जो सबसे छुपा कर सिखाई जाती थी, छाया बंधन। इसे ही गिवाड़ विद्या कहते हैं। ये विद्या किसी इंसान की आत्मा को नहीं, बल्कि उसकी परछाई को बांध देती है, बंदी बना लेती है। जब परछाई पर काबू हो जाता है तो शरीर खुद ब खुद वही करने लगता है जैसा तांत्रिक चाहता है। आदमी जिंदा तो होता है, पर उसके अंदर कोई और जी रहा होता है। वो बोलता है मगर किसी और की आवाज़ में, वो चलता है मगर किसी और की दी दिशा में, और अगर समय पर ना रोका जाए तो उसकी आत्मा जलकर राख हो जाती है। इस लड़के की परछाई बांधी गई है, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। रामलाल ने विक्रम की तरफ इशारा किया। तुमने देखा ना, वो खुद को जलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका अंदर का इंसान धीरे धीरे मिट रहा है, और जो उसके अंदर दाखिल हो रहा है वो मृत नहीं, मृत से भी बदतर है। कमला देवी कांपते हुए बोलती है, तो बचाने का कोई तरीका नहीं है क्या? है, लेकिन हमें वहां जाना होगा, उस आखिरी आदमी के पास जो इसे जानता है। रामलाल ने एक लंबी सांस ली और बोले, गिवाड़ अब एक इलाका नहीं रहा, वो गांव आज से करीब 40 साल पहले सरकारी नक्शे से मिटा दिया गया था। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हर किसी ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस पुराने गांव से निकले कुछ लोग अब आसपास के इलाके में रहते हैं, छुप छुपा कर। उनमें से एक मेरा पुराना दोस्त है, लालचंद। मैं उसे वर्षों से नहीं मिला, पर अगर कोई विक्रम को बचा सकता है तो वह सिर्फ लालचंद है। वो अकेला आदमी है जो अभी भी गिवाड़ छाया विद्या में पारंगत है और उसे तोड़ना जानता है। हरिशंकर ने गंभीर स्वर में पूछा, कहाँ मिलेगा तुम्हारा दोस्त? रामलाल बोले, वो इस राज्य की सीमा से बाहर खंडवा के पास एक सुनसान जगह में रहता है। कोई नहीं जानता, बस मुझे ही उसकी जगह पता है। कल सुबह हम निकलेंगे। आरव बोला, मैं भी चलूँगा। विक्रम मेरा भाई है, चाहे तो जो हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। रामलाल सबको बोलते हैं, आज रात विक्रम को अकेला मत छोड़ना, उसकी परछाई पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। मैं कुछ ताबीज, राख और मंत्र से सुरक्षा करूंगा, पर ये केवल थोड़ी देर तक बचा सकता है। असली जंग कल सुबह होगी। और फिर रात का सन्नाटा गहराने लगता है। दरवाजे अपने आप हिलने लगे और बाहर कोई औरत धीमे सुर में राखी के गीत गा रही थी। रात 12:30 बजे बिजली अचानक चली गई है। पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। दूर दूर तक बस सन्नाटा और झिंगोरों की आवाज़ें आती। लेकिन शर्मा परिवार के घर के पास कुछ और ही होने वाला था। पायल की माँ कमला देवी खिड़की बंद कर रही होती है। तभी उन्हें दूर कहीं किसी जानवर की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी को जिंदा चीर दिया गया हो। कमला देवी डर के पीछे हट जाती है। अगले ही पल बाहर के आंगन से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। आरव भाग कर दरवाजे की ओर जाता है और खिड़की से झांकता है। उसके होश उड़ जाते हैं। आंगन में एक मरी हुई काली बकरी, उसका पेट फटा हुआ और अंदरूनी अंग बाहर बिखरे हुए, जैसे किसी ने उसे फाड़ कर फेंका हो। कमला देवी डर के चिल्ला उठती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? विक्रम
जो अब तक बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें एकदम से खुलती है, लेकिन उसकी आंखों में होश नहीं, सिर्फ काली पुतलियाँ और एक अजीब सी फूली हुई सांसें। तभी दरवाजे पे जोर जोर से थपकी की आवाज़ें आती है। कोई जोर जोर से खटखटा रहा था दरवाज़ा। दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बाहर से दरवाजे को नोच रहा हो। और फिर एकदम दम घुटने वाली आवाज़ आती है। विक्रम, बाहर आ। ये चंपा की आवाज़ थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अब वो मासूमियत नहीं थी। यह आवाज़ भारी डरावनी गूंजदार थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आ रही हो। आरव खिड़की से देखता है, सामने खेत की मोड़ पर कोई खड़ा है। एक औरत, उलझे बाल, गहरे नीले सांवले चेहरे पर राख पोती हुई, होठ कटे हुए, आंखों से काला धुआं निकलता हुआ। वो चंपा थी, पर अब वो इंसान नहीं थी। उसके दोनों हाथों में जानवर की कटी हुई गर्दनें थी, एक बिल्ली और एक सूअर और शायद कोई नेवला। वो उन सबों को जोर से फेंकती है शर्मा परिवार के दरवाजे पर। फिर वो जोर से चिल्लाती है, रक्षाबंधन पर मैंने जिसको बांधा, अब वो मेरा है। रामलाल, जो अब तक कमरे के अंदर रक्षा कवच बंधवाए हुए थे, समझ जाते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक का तांडव है। वो पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, ये अंदर नहीं घुस सकती, फिलहाल तो अभी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आत्माएं कमज़ोर हो जाती है, लेकिन तब तक हमें इसे रोकना होगा। वो विक्रम के सिर पर जल छिड़कते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। विक्रम अब चीखता है, मुझे उसके पास जाने दो, वो बुला रही है। चंपा खेतों में दौड़ती है, कभी कुत्ते की तरह भौंकती, कभी चील की तरह चीखती और कभी किसी अजनबी जुबान में तंत्र बोलती। गांव के कुत्ते चीख चीख कर भागने लगते हैं। कुछ जानवर जैसे पगला जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। पुराना नीम का पेड़ जो आंगन में था, उसकी डालियों पर काले कौवे आकर बैठ जाते हैं और एक ही समय में साथ चिल्लाते हैं। कमला देवी घबरा जाती है, पायल रो रही होती है, रामलाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं और आरव दरवाज़ा कसकर बंद करता है। चंपा अब दरवाजे के सामने खड़ी होकर तांडव करने लगती है। मैंने उसे बांधा है, अब उसे मुझे दे दो, मैं लेकर ही जाऊंगी। वो अपने नाखून से जमीन खुरसती है और उसकी आंखों से काली लहरें जमीन पर गिरने लगती है, जैसे काला तेल। 4:56 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की सीमा पास आने लगती है, चंपा की चीखें तेज हो जाती है। अब वो जमीन पर हाथ पटक रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। नहीं, नहीं, अभी नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगी। लेकिन जैसे ही घड़ी पर 5:02 होता है, एक तेज हवा का झोंका आता है और चंपा की परछाई धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में बिखर जाती है। सन्नाटा छा जाता है, जानवर शांत हो जाते हैं, कौवे उड़ जाते हैं। चंपा की पिछली रात भी भयानक तांडव के बाद पूरा गांव सहमा हुआ था। जानवरों की कटी लाशें शर्मा जी के घर के बाहर फेंकी गई थी। गाय, बकरी, मुर्गा और दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह। अब और देर नहीं की जा सकती। रामलाल ने सबसे कहा, अब ये घर इस लड़ाई के लिए काफ़ी नहीं है, हमें लालचंद के पास जाना होगा, वो ही बचा सकता है विक्रम को। सुबह ठीक 9 बजे हरिशंकर अपनी पत्नी, पायल, विक्रम, रामलाल, आरव सब एक पुरानी बोलेरो गाड़ी से निकलते हैं। घर के दरवाज़ों को ताला लगाते वक्त पायल की आंखें भर आई। क्या हम कभी वापस लौट पाएंगे माँ? रामलाल ने बस यही कहा। अगर चंपा से ये आखिरी लड़ाई जीत गए तो ज़रूर आएंगे। रास्ते भर विक्रम आधे होश में और आधी बेहोशी में था। उसकी आंखें अधखुली थी और शरीर से हल्की राख जैसी गंध निकल रही थी। गाड़ी जब भी किसी मंदिर के पास से निकलती, विक्रम कांपने लगता। हरिशंकर ने पूजा की माला निकालकर विक्रम के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन माला खुद से ही टूटकर जमीन पर गिर गई। पायल डर से कांप गई। भाई, सच में अब तो पहले जैसा नहीं रहे। करीब 2 घंटे के सफर के बाद एक सुनसान इलाके में
एक पुराना सा बंगला दिखाई दिया। चारों ओर जंगली पेड़ और बंगले के ऊपर काले कौवों का झुंड। यही था लालचंद तांत्रिक का ठिकाना। रामलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर से एक आवाज आई, रामलाल, तू देर से आया है, मगर अभी भी वक्त है। लालचंद 60 साल का दुबला पतला आदमी, मगर उसकी आंखें ऐसी कि जैसे वर्षों से मृत आत्माओं को घूरती रही हो। उसके शरीर पर काले धागे से बनी चादर और माथे पर तांत्रिक त्रिकुंड था। उसने विक्रम को देखते ही कहा, ये अब शरीर से बाहर आ चुका है, मगर पूरी तरह गया नहीं। वो विक्रम की नब्ज पकड़ता है, फिर पायल की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने इसका बंधन नहीं तोड़ा तो ये तुम्हारा भाई नहीं रहेगा, फिर उसका शरीर बचेगा, आत्मा नहीं। लालचंद सबको एक कमरे में ले जाता है जहां जमीन पर सिंदूर रखा है और नींबू से घेरे बने होते हैं। एक कोने में काली मिट्टी से बनी एक गुड़िया जो हूबहू चंपा जैसी दिखती है। रामलाल ने पूछा, क्या ये तंत्र की तैयारी है? लालचंद बोला, नहीं रामलाल, ये तंत्र नहीं, ये युद्ध है। रक्षा बंधन से 3 दिन के अंदर हमें चंपा के आत्मिक शरीर को उसकी राख से बांधना होगा, वरना रक्षा सूत्र भी उसे नहीं रोकेगा। लालचंद ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, जिसके नाम की तुम बात कर रहे हो वो चंपा, वो अब इंसान नहीं रही, वो एक साधारण लड़की कभी नहीं थी। सभी के चेहरे पर हैरानी और डर उभर आया। मैं जानता हूँ उसे। बरसों पहले जब गिवाड़ के इलाके को सबने छोड़ दिया था, साल में 4 बार वहाँ सब इकट्ठे होते थे, तभी उसकी माँ मेरे पास एक बार आई थी, बहुत डरी हुई। चंपा बचपन से ही अजीब हरकतें करती थी, अकेले में बात करना, अंधेरे में घंटों बैठना और बेजान चीज़ों से हंसकर बोलना। चंपा की माँ बचपन में एक शक्तिशाली तांत्रिक थी, लेकिन उसने विवाह करके तंत्र त्याग दिया था। चंपा की नानी ने उसे छिपकर गिवाड़ तंत्र सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने चंपा को तांत्रिक अनुष्ठान करते देख लिया। वो बहुत डर गई थी और उसने और उसके पति ने सब छोड़ के एक किसान की तरह तुम्हारे गांव आ गए और वहीं रहने लगे। कमला देवी कांपते हुए बोलती है, तो क्या ये सब बचपन से था? लालचंद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मगर असली विनाश तब शुरू हुआ जब उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। चंपा को ये मंजूर नहीं था। उसी रात उसके माता पिता आग में जलकर मर गए। कोई सबूत नहीं मिला, मगर हमारे गांव के कुछ लोग कहते हैं उन्होंने चंपा को घर के पीछे कुछ जलाते हुए देखा था और उसने अपने माँ बाप का तंत्र के लिए बलिदान दे दिया। गहरा सन्नाटा छा जाता है। आरव ने घबरा कर पूछा, आपको कैसे पता चला कि उसने ही मारा था अपने माता पिता को? लालचंद बोला, क्योंकि कुछ हफ्ते बाद मैंने उसे उस पुराने शमशान में देखा था, अकेली बैठी हुई, और उसके आसपास जलती हुई राख उड़ रही थी। उसके हाथ में वही काली राख थी जो गेवाड़ तांत्रिक विद्या के लिए प्रयोग होती है। उसकी आंखें वो इंसान जैसी नहीं थी और तभी से वो कुछ सीख गई। अभिचार यानी काला जादू, आत्माओं को वश में करने की विद्या। विक्रम, जो आधे होश और आधे बेहोशी में था, सहम कर बोल पड़ा, क्या वो मुझे मारना चाहती है? लालचंद ने सिर हिलाया, नहीं, वो सिर्फ मारना नहीं चाहती, वो तुम्हें अपने अधीन करना चाहती है। तुम रक्षाबंधन वाले दिन सबसे कमजोर होते हो, क्योंकि उस दिन
तुमने भावनात्मक रूप से अपनी बहन को खुद को सौंपा होता है, और वो भावनात्मक डोर अगर कोई तोड़ दे तो शरीर भी कब्जे में लिया जा सकता है। कमला देवी रोने लगती है। लालचंद ने कहा, नहीं, ये तुम लोगों की गलती नहीं है। चंपा ने सालों पहले ही सबकी नज़रों से खुद को छिपा लिया था। जब वो अपने माता पिता को मारकर गांव में अकेले रह गई थी तो सबने उस पर दया दिखाई, पर असल में उसने उसी दया को अपना हथियार बना लिया। हर साल वो रक्षाबंधन पर एक नया शिकार ढूंढती थी, और इस बार वो विक्रम था। आरव बोला, काका, चंपा को काली चौपाल के पास देखा गया था, और लोग कहते हैं वहाँ मंगली की आत्मा भटकती है। लालचंद ने गहरी सांस ली, फिर बोले, नहीं बेटा, मंगली की आत्मा तो बरसों पहले ही शांत हो गई थी। जो कुछ हो रहा है वो सब चंपा का किया धरा है। मंगली का तो बस एक मुखेटा बनाया गया था, असली खेल चंपा का था। मंगली की आत्मा को चंपा ने खुद बुलाया था। चंपा बहुत छोटी थी जब उसने पहली बार तंत्र साधना में रुचि दिखाई थी। वो अक्सर जंगल जाया करती, अजीब अजीब मंत्र मुद्रा बनाकर मंत्रों का उच्चारण करती और बुदबुदाते रहती, और अपनी माँ से बोलती, अगर मंगली जैसी शक्ति पा जाऊं तो मुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। उसने मंगली की आत्मा को तंत्र के जरिए फिर से बुलाया, उसे अपने अंदर समा लिया, लेकिन मंगली अब कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं थी। वो सिर्फ एक औजार बन चुकी थी, चंपा के तंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए। काली चौपाल, जहाँ गांव वाले कभी मजाक में भी जाने से डरते थे, वहाँ कई लोग गायब हुए, कईयों की हथजली लाशें मिली, और सबने मान लिया कि ये मंगली की आत्मा का काम है। पर असलियत में ये सब चंपा की तंत्र साधना का हिस्सा था। वो उन डर के शिकार लोगों को खुद अपने जाल में फंसाती थी। पहले रात में घरों के बाहर अजीब चीजें सुनाई देती, फिर कुछ दिनों बाद वो लोग गायब हो जाते, और बाद में उनकी हड्डियां काली चौपाल के पास मिलती। लोगों ने डर के मारे चौपाल जाना बंद कर दिया, और चंपा को वहीं अपना काला अखाड़ा जमाने का मौका मिल गया। वो जगह एक तांत्रिक कुंड बन चुकी थी, जहाँ चंपा नरबलि दिया करती थी। हर अमावस की रात वो वहाँ जाकर तांत्रिक विद्याओं से आत्माओं को पकड़ती और उन्हें अपने नियंत्रण में लेती और अपनी शक्तियों को बढ़ाती। उसने मंगली की आत्मा को एक ढाल बनाया। लोग उस आत्मा से डरते थे, लेकिन असली राक्षस चंपा थी। आरव धीरे से बोला, तो क्या बाबा वो भैया के साथ भी ऐसा ही करेगी क्या? लालचंद ने सिर हिलाया। हाँ, विक्रम को उसने वाहन बनाना चाहा है, एक ऐसा शरीर जिसमें मंगली की आत्मा को पूरी तरह बसाया जा सके, ताकि वो खुद अमर बन जाए और मंगली की सारी शक्ति उसे मिल जाए। लेकिन ये तभी संभव था जब वो रक्षाबंधन के दिन उसका भाई उसे रक्षाबंधन में अक्षत जीवन का वचन दे दे। उसने विक्रम को वशीकरण के जरिए बहन का रिश्ता दिखाकर फंसाया और रक्षाबंधन के बाद उसका बलिदान देने वाली थी। अचानक घर की खिड़की के बाहर एक चीख सुनाई दी। सभी लोग डर के मारे खड़े हो गए। लालचंद ने जल्दी से विक्रम के माथे पर कुछ राख लगाई और बोला,
हमारे पास वक्त बहुत कम है। आज रात ये उसका आखिरी वार करने का समय है। अगर हम आज उसे रोक ना सके तो विक्रम हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। रात उतर चुकी थी और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। लालचंद ने सबको कमरे में इकट्ठा किया। विक्रम के चारों तरफ गौमूत्र से घेरा बनाया गया। कमरे में गंध थी तांत्रिक हवन सामग्रियों की और हवा में घुला था मौत का साया। लालचंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब वो आएगी। आज रात वो अंतिम वार करेगी। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले हमें उसे रोकना होगा, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई। तभी बाहर अचानक सभी कुत्ते रोने लगे। पेड़ पर बैठे कौवे अजीब से चीखने लगे। कमला देवी कांपती हुई आवाज में बोली, वो आ गई। दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बज उठा। एक अजीब सी हंसी की गूंज आई, जैसे कोई लड़की खिलखिला रही हो, पर वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। बाहर निकलने पर चंपा खड़ी थी। अब वो इंसान नहीं, भस्म में लिपटी एक चंडनी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके चेहरे पर जली हुई राख, बाल बिखरे हुए और आंखों से खून टपक रहा था। उसके पीछे मरे हुए जानवरों की लाश थी, गर्दनें टूटी हुई, आंखें फटी हुई। उसने चुभने वाली आवाज में कहा, विक्रम मेरा है। पूरे वातावरण में एक मौत की लहर गूंज गई। लालचंद ने तुरंत उसके सामने एक तांत्रिक रेखा खींची और गिवाड़ तंत्र की भाषा में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। चंपा चीखी, ये रेखा नहीं रोक सकती मुझे। लेकिन जैसे ही वो रेखा पार करने को बढ़ी, उसके पैरों से धुआं उठने लगा। लालचंद जोर से चिल्लाया, तेरा अंत लिखा है आज चंपा। वो जोर जोर से तांडव करने लगी। उसकी देह इधर उधर फड़फड़ाने लगी, हवा में उड़ने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। विक्रम जोर से चिल्ला पड़ा, वो मेरे अंदर आ रही है। लालचंद ने एक थैली निकाली। उसमें वही काल राख थी जो उसने शमशान में चंपा के हाथों में देखी थी। उसने राख को हवा में उछालते हुए कहा, हे मृत आत्माओं की शक्ति, जो जीवन और मरण के बीच के द्वार की रक्षक हो, इस अपवित्र आत्मा को उसी द्वार में कैद कर दो जहां से वो आई थी। चंपा जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। चीख इतनी भयानक थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हो। वो जमीन पर गिरते हुए धुएं में बदलने लगी और उसके साथ ही हवा भारी होती गई। उसकी आखिरी चीख हवा में घुल गई। नहीं, ये मैं वापस आऊंगी। सभी घड़ी की ओर देख रहे थे। सुबह के 4:12 हो रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका था। विक्रम अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। कमला देवी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। आरव ने धीरे से पूछा, सब खत्म हो गया क्या चाचा? लालचंद थका हुआ सा बोला, नहीं, वो खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ अभी शांत हुई है। गिवाड़ तंत्र की आत्माएं मरती नहीं, बस इंतजार करती है। नया शिकार, नया रक्षा बंधन और नई चंपा के लिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। विक्रम पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से अपनी नौकरी पर लौट गया। गांव में भी शांति लौट आई थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कभी कभी आज भी विक्रम को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, उसकी सांसें सुनाई दे रही हो और कोई अदृश्य नजरें उसे देख रही हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी चैनल शैतानी FM को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ है या आपके भी आसपास ऐसी कोई अनहोनी घटना घटी हो तो हमसे शेयर ज़रूर करें।